Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 20th lecture of the course Software Quality Engineering. We are in the third part of the course and we are discussing quality assurance techniques. Before we formally start today's lecture, let us have a look on what we discussed in our last lecture. Here is the summary. If you remember, we have been talking about the quality, and we say that there are mainly three activities that are performed. That is defect prevention, defect removal, and defect containment. So first of all, we talked about these are quality assurance alternatives or quality assurance techniques. So we discussed the defect prevention in our previous lecture. So what are defect prevention approaches? There is an error blocking, and the other thing is error source removal. So we have explored both of them. One is to simply block the errors, to simply prevent the fault injection, and the other one is to identify the root cause, to identify the main reason or the main source of errors or defects, and once identified, you remove that source of errors. So ultimately things get okay. Usually we say that since humans are developing the software, so humans are the main source. Humans are the main source for errors, and humans are the main source for the quality. When I say humans, I mean the developers or all the people who are involved in the software development process. So अगर आपने humans को educate और humans को train कर दिया, humans को बता दिया कि क्या चीज़ defect बन जाती है और इसको कैसे रोका जाए, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में आने वाले मोस्टली डिफेक्ट्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, वो ओवरकम हो जाएंगे, और यही ह्यूमंस, यही डेवलपिंग टीम, यही स्टेक होल्डर्स जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेट कर रहे हैं, ये आपकी क्वालिटी में मदद देते हैं. हमने प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात की कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर हम क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करने हैं, एक क्वालिटी वाले सॉफ्टवेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ टेस्टिंग कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके अलावा डिफरेंट पॉसिबल प्रोसेसेस को यूज़ किया जा सकता है ताकि ओवरऑल इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए. मज़ीद जो चीज़ें प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में शामिल हो सकती हैं, वो स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना है, वो टूल्स का फॉलो करना है, वो रेलेवेंट मेथडोलॉजी को यूज़ करना है, वो एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस या डोमेन एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है, वो ये भी देखना है कि सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किन टूल्स में किस तरीके से डेवलप हुए हैं, उसी तरीके से जो है वो ये सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जाए, या अगर जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाने लगा है, अगर वो एक न्यू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट हो सकता है. ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की. आइए आज की लेक्चर की आउटलाइंस की तरफ बढ़ते हैं. आज हम सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन की बात करेंगे. सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन की वेरिएशंस क्या हैं, किन किन तरीकों से आप सॉफ्टवेयर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के लिए एक टेक्निक, एक तरीका जिसको हम फैगन इंस्पेक्शन कहते हैं, ये कैसे काम करता है, इसको भी हम आज के लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे. आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में ये शामिल है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट और जेनेरिक प्रोसेस जो इंस्पेक्शन से रिलेटेड हो सकता है उसको समझें, उसको रियलाइज करें, उसको डिस्टिंग्विश कर सकें, और इंस्पेक्शन प्रोसेस की वेरिएशंस क्या हो सकती हैं, और फैगन इंस्पेक्शन किस एनवायरनमेंट में किस तरीके से काम करता है, कि इसको जानना, इसको समझना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जिसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे. आइए बात करते हैं क्वालिटी अल्टरनेटिव्स की. ये पर्टिकुलर स्लाइड हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखी थी.
हम ये स्लाइड आज के लेक्चर में भी देख रहे हैं और यही स्पेसिफिक स्लाइड जो है वो हम अगले लेक्चर में भी देखेंगे, क्योंकि ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें मेनली 3 चीज़ों की हम बात कर रहे हैं और इन तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द हमारी डिस्कशन रहेगी, प्रीवियस लेक्चर में भी, आज के लेक्चर में भी और हमारे अगले लेक्चर में भी। सबसे पहले क्या है? प्रिवेंशन, डिफेक्ट प्रिवेंशन। डिफेक्ट प्रिवेंशन को हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें जो है वो एरर ब्लॉकिंग और एरर सोर्स रिमूवल और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। दूसरा है डिफेक्ट रिमूवल। ठीक है, डिफेक्ट अगर आ गया है, पहले तो आप उसको आने ही ना दें, अब अगर डिफेक्ट आ गया है तो उसको कैसे देखा जाएगा, क्या किया जाएगा। ठीक है, ये डिफेक्ट रिमूवल कैसे किया जाता है? ये सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के थ्रू किया जाता है। सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन हमारे आज के लेक्चर की डिस्कशन है। आज के लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन को देखेंगे और डिफेक्ट कंटेनमेंट, फॉल्ट टॉलरेंस, फेलियर कंटेनमेंट या सेफ्टी एश्योरेंस, ये हमारे अगले लेक्चर के कंटेंट्स में से शामिल है। ठीक है, आइए बात करते हैं इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन क्यों जरूरी है? ठीक है, उससे पहले हम पिछला जो डिफेक्ट प्रिवेंशन है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन देख चुके हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं कि डिफेक्ट कोई भी एरर है, कोई भी फॉल्ट है, कोई भी फेलियर है जो कि उस सॉफ्टवेयर में आ सकता है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा ये हम देख चुके। आज हम बात करते हैं कि इसको रिमूव कैसे किया जाए। आपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की, पता चला कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, अब इन डिफेक्ट्स के साथ क्या किया जाए, ये सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन डील करता है। इंस्पेक्शन एज पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। जब भी आप क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे की जाए, कैसे आप एश्योर करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला है या इस सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है, जिसका एक मैकेनिज्म, एक तरीका है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? थ्रू आउट दी सॉफ्टवेयर प्रोसेस। इंस्पेक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने फेज 1 में, एनालिसिस फेज में कर लिया या डिजाइन फेज में कर लिया या फर्स्ट प्रोटोटाइप में किया और बाकी प्रोटोटाइप में नहीं किया, या फर्स्ट इटरेशन में करके बाकी भूल गया या आखिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। बल्कि हर फेज में, थ्रू आउट दी सॉफ्टवेयर प्रोसेस, सॉफ्टवेयर की जितनी भी लाइफ साइकिल है उस सब में सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है। अगर हम कोडिंग फेज की बात करते हैं तो कोड इंस्पेक्ट किया जाता है, कोड में एरर्स देखे जाते हैं। ठीक है, अगर हम डिजाइन फेज में इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो डिजाइन इंस्पेक्शन किया जाता है। डिजाइन इंस्पेक्शन में आपकी लेट्स से डिजाइन स्पेसिफिकेशन है, लो लेवल डिजाइन है, हाई लेवल डिजाइन है, यूज केसेस डायग्राम्स हैं, क्लास डायग्राम्स हैं, या अगर क्लासिकल अप्रोच आप यूज कर रहे हैं तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हो सकती हैं या डाटा फ्लो डायग्राम्स है। ये सारी चीजें आप डिजाइन फेज में, डिजाइन इंस्पेक्शन के दौरान आप चेक करते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्शन इन अदर फेजेस एंड एट ट्रांजिशंस फ्रॉम वन फेज टू अनदर। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के फेज में भी इंस्पेक्शन है, कोडिंग के फेज में भी इंस्पेक्शन है, इंटरफेस को अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे भी इंस्पेक्शन है, अगर हैंड ओवर कर दिया है या मेंटेनेंस के फेज में है वहां पे भी इंस्पेक्शन है। ठीक है, इंस्पेक्शन हर फेज में भी करेंगे, नंबर 1, और नंबर 2, जब आप एक फेज से दूसरे फेज में जाएंगे तभी सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन करेंगे। अगर आप डिजाइन फेज में थे और डिजाइन फेज से कोड फेज में जा रहे हैं तब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट इसकी मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, या आउटपुट क्या आई है, उस सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन से क्या आउटकम आई है। यूजुअली प्रोग्राम कोड होता है जिसको हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर कोडिंग फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोडिंग फेज की आउटपुट क्या है इंस्पेक्शन होने के बाद? वो इंस्पेक्टेड कोड, वो कोड जिसको आप इंस्पेक्ट कर चुके हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट या डिजाइन फेज की बात कर रहे हैं और उसकी इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसका आर्टिफैक्ट है एक डॉक्यूमेंट। उसकी आउटपुट क्या है? एक डॉक्यूमेंट जो कि स्पेसिफाई कर रहा है कि हाँ जी ये डिजाइन फेज या ये रिक्वायरमेंट फेज जो है ये इंस्पेक्ट हो चुका है, ये इसमें फाइंडिंग्स हैं। इसी तरह आप चार्ट्स की सूरत में, मॉडल्स हैं, डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, ये सब आर्टिफैक्ट्स हो सकती हैं एक इंस्पेक्शन, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन का। मतलब अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई टेबल है,
कोई मॉडल है, कोई चार्ट है, ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के बाद प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये सारी चीजें, दीज थिंग्स कैन बी जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन। सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन मतलब कोड के अलावा टेबल्स, चार्ट्स, डिजाइन, इनके इंस्पेक्शन के अलावा कुछ और चीजों पर भी फोकस करता है, कुछ और चीजों को भी देखता है, जैसे कि पीपल भी चूंकि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में शामिल है, इसलिए पीपल का इंस्पेक्शन करना ये भी शामिल है इसमें। इसके अलावा जब हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो हमें इंप्लीमेंटेशन तक का वेट नहीं करना पड़ता, हमें जो है वो कोडिंग तक का वेट नहीं करना पड़ता कि पहले एनालिसिस होगा, फिर डिजाइन होगा, और फिर जब कोडिंग या इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी तो हम इंस्पेक्शन भी स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि हम जो है वो अपनी इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर के किसी भी फेज में, किसी भी वक्त जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आइडियली ये पहले दिन से, ये शुरू से ही शामिल हो जाती है। और कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर क्यूए एक्टिविटीज, मतलब जिसमें आप बाकी क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज करते हैं, सो इंस्पेक्शन की भी एक एक्टिविटी क्वालिटी एश्योरेंस में फैसिलिटेट कर रही है, हेल्प आउट कर रही है। जेनेरिकली इंस्पेक्शन प्रोसेस क्या है? इंस्पेक्शन में आप क्या करेंगे? 3 चीजें की जाती हैं सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन में, 3 चीजें की जाती हैं। इंस्पेक्शन को प्लान किया जाता है, ठीक है। इंस्पेक्शन में डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, चाहे वो ग्रुप की सूरत में है या मीटिंग की सूरत में है। और इंस्पेक्शन आपका तब खत्म होता है जब आप करेक्शंस और फॉलो अप आप कर चुके हैं, या जिसको हम रिपेयर कहते हैं, ठीक है। सो यू प्लान द इंस्पेक्शन, यू एक्चुअली कलेक्ट रिजल्ट्स, कलेक्ट डाटा आफ्टर द इंस्पेक्शन, एंड थर्ड फेज इज यू रिपेयर या यू फॉलो अप, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हम यही काम कर रहे हैं कि यहां से हमने एंट्री, वी आर इंस्पेक्टिंग, वी आर प्लानिंग द इंस्पेक्शन। सो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के फेज में है। जब आपने प्लान कर लिया कि हाँ जी हम डिजाइन के फेज में हैं तो उसका इंस्पेक्शन किसी और तरीके से होगा, अगर हम कोड के फेज में हैं तो उसका इंस्पेक्शन किसी और तरीके से होगा, ठीक है। सो आप प्लान करते हैं कि आप किस चीज का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आप देखेंगे, क्या इसके पॉसिबल आउटपुट्स हो सकती हैं या आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपने प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में कर ली, ठीक है। उसके बाद आप इंस्पेक्शन या कलेक्शन करते हैं। एक्चुअली वो इंस्पेक्शन करने के बाद या इंस्पेक्शन करने के दौरान क्या चीजें आपने आइडेंटिफाई की, क्या चीज ठीक थी, क्या चीज गलत थी तो उसकी क्या रीजन थी, वो सारा आपने देखा है। इंस्पेक्शन ये भी हो सकता है कि आपने ग्रुप मीटिंग की, आपने कस्टमर से पूछा कि वो क्या चाह रहा है, आपने डेवलपर से मीटिंग की और देखा कि वो किस तरीके से डेवलप कर रहा है, आपने प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कस की, आपने पूरी कोडिंग टीम से जो है वो डिस्कशन की या ग्रुप मीटिंग की, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंस्पेक्शन की एग्जीक्यूशन के दौरान हो रही हैं। और लास्टली जो चीजें इंस्पेक्शन में आपने हाईलाइट की हैं, ठीक है, तीसरा जो है वो आप उसका फॉलो अप करते हैं या उसका करेक्शन करते हैं या उसका रिपेयर करते हैं। रिपेयर, फॉलो अप या करेक्शन ये आप करते हैं कि लेट्स से इंस्पेक्शन में कोई चीज हाईलाइट हुई थी कि ये चीज इनकरेक्ट है या रॉन्गली जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। अगर तो वो रिपेयर्ड है, वो फ्लॉज, वो एरर्स जो आइडेंटिफाइड थे वो रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है, फिर तो आप एग्जिट कर लेते हैं, आपका इंस्पेक्शन फिनिश हो जाता है। लेकिन अगर स्टिल वो एरर्स उस सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करते हैं, रिमूव नहीं हुए, तो फिर आप रिपीट करते हैं और आप फिर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में जाते हैं कि पहले हमने इन चीजों को इंस्पेक्ट किया था, ये चीजें, ये एरर्स, ये डिफेक्ट्स हाईलाइट हुए थे, फाइंड आउट हुए थे। अब इनमें से ये एरर्स रिमूव हो गए, लेकिन रिमेनिंग 5 एरर्स हैं या 10 एरर्स हैं, ये स्टिल जो है वे हमें दोबारा इंस्पेक्ट करने हैं। सो आप उस रिमेनिंग की प्लानिंग करते हैं, रिमेनिंग को फिर आप इंस्पेक्ट करते हैं और फिर आप देखते हैं कि क्या ये रिपेयर हुए, अगर हो गए तो ठीक है आप एग्जिट करते हैं, अगर नहीं हुए सो ये प्रोसेस लूप की सूरत में रिपीटेड फॉर्म में ये जारी रहता है। सो मेनली बड़ी आसान सी बात है, whenever you want to do inspection, you plan and prepare, you collect things, you collect data, you collect or you execute the inspection, and third one is repair या follow up। inspection की एग्जांपल बिल्कुल आप डेली लाइफ से भी ले सकते हैं। जैसे हम स्कूल्स या कॉलेजेस में होते हैं तो एक एनुअल इंस्पेक्शन डे होता है, ठीक है। एनुअल इंस्पेक्शन डे में क्या होता है कि बाहर से कुछ लोग आते हैं, ठीक है, और वो आपके
स्कूल है या कॉलेज है उसकी फैसिलिटीज को देखते हैं, टीचिंग एनवायरनमेंट को देखते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करती है वो टीम, ठीक है, और फिर कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन लिखती है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर फिर आके वो ये चीज देखते हैं कि क्या ये चीजें फिक्स हुई हैं या नहीं हुई, ठीक है। सो उसमें भी यही होता है कि जब आपके स्कूल का एनुअल इंस्पेक्शन होता है तो वो प्लान होता है। प्लान का मतलब ये है कि वो एक डेट बता देते हैं कि इस तारीख को ये टीम, ये लोग आएंगे और ये इन चीजों को देखेंगे। वो देखेंगे कि स्टूडेंट क्लास में स्टूडेंट्स को क्लास में क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सो ये प्लान में लिखा होता है। फिर वो इंस्पेक्शन वाले दिन एक्चुअली आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, एक एक चीज को विजिट करते हैं, स्टूडेंट्स से भी मीटिंग करते हैं, प्रिंसिपल से भी मीटिंग करते हैं, स्टाफ से भी मीटिंग करते हैं, कैफेटेरिया की फैसिलिटीज को भी देखते हैं वगैरह। सो एक कंप्लीट इंस्पेक्शन करते हैं और उस इंस्पेक्शन के बाद वो क्या अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं कि क्या चीजें जो है वो ठीक हैं और क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं, किन डिफेक्ट्स को रिमूव किया जा सकता है। और वो अपनी फाइंडिंग लिखकर मतलब चाहे तो वो कुछ दिन बाद फिर री इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, या जो है वो ये कहते हैं कि आप इन चीजों को फिक्स करें, नेक्स्ट ईयर आके हम फिर देखेंगे। कुछ चीजें इमीडिएटली ठीक हो सकती हैं, कुछ चीजें जो है वो वक्त के साथ या उनको ठीक होने में कोई टाइम लगता है। लेट्स से अगर ये बात की जाए कि इंस्पेक्शन के दौरान इंस्पेक्शन टीम ने कहा कि इस स्कूल में कोई बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, तो बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो बच्चों के लिए जरूरी है, वो होनी चाहिए। अब बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो एक दिन में या एक हफ्ते में या बनने वाली चीज नहीं है, उसके लिए टाइम लगता है। सो वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि आप बास्केटबॉल कोर्ट स्कूल में बनाएं, हम अगले साल जब री इंस्पेक्शन करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये बास्केटबॉल कोर्ट बना है या नहीं बना। सो अगले साल जब वो आते हैं, री इंस्पेक्ट करते हैं, फॉलो अप करते हैं कि पिछले साल ऑब्जर्वेशन थी कि बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए, अगर तो है ठीक है, वेरी गुड, एग्जिट कर लेते हैं, इंस्पेक्शन सक्सेसफुल हो गया, इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर नहीं है या कोई और फाइंडिंग है सो वो फिर रिपीट किया जाता है। सो आपके सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल इसी तरह है, इंस्पेक्शन प्लान किया जाता है, इंस्पेक्शन को रन एग्जीक्यूट किया जाते हैं और जो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और फिर आप उनका फॉलो अप करते हैं या आप उनकी करेक्शन बताते हैं। इंस्पेक्शन के प्रोसेस की वेरिएशंस हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें कि प्लान किया जाता है, ठीक है, जैसे हमने यहां पे बात की प्लान किया जाता है। सो प्लान में क्या चीज आती है? प्लान में आता है कि कौन इंस्पेक्शन रन करेगा, इंस्पेक्शन एक्चुअली करेगा कौन, हु, क्या वो पूरी कोई टीम करेगी, अगर टीम करेगी तो उस टीम का साइज क्या होगा, टीम में कितने लोग होंगे, उस टीम का लीडर कौन होगा, क्या उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, क्या उसमें डेवलपर्स होंगे, या अगर 5 लोग कर रहे हैं तो उनमें से कौन सा टीम मेंबर क्या रोल प्रोवाइड कर रहा होगा, ओवरऑल इंस्पेक्टर का रोल कौन प्रोवाइड करेगा, ओवरऑल चीजों डेटा कलेक्ट करने का रोल कौन प्रोवाइड कर रहा है। सो ये सारी चीजें हु के पर्सपेक्टिव में डिफाइन होती हैं। इसके बाद है व्हाट, आप इंस्पेक्शन कर क्यों रहे हैं, क्या एग्जैक्टली देखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या आप कोड फेज का इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं, क्या आप डिजाइन फेज को इंस्पेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या आपने जो है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के फेज को इंस्पेक्ट करना है, क्या यूएमएल डायग्राम्स को इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, आप एग्जैक्टली क्या चीज इंस्पेक्ट करेंगे, ये चीज स्पेसिफाई होती है प्लानिंग में। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये इंस्पेक्शन आप क्यों करना चाह रहे हैं, यूएमएल डायग्राम ठीक है या गलत है, ये देख के आप क्या चीज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, यूज केसेस ठीक ड्रॉ हैं या नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों देखना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोड में कोई आप सारे कोड को इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन टू या व्हाट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव टू इंस्पेक्ट द होल कोड, ठीक है। तो ये डिफाइन होता है। ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली इंस्पेक्शन के ये होते हैं कि उसमें से डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव किया जाए ताकि क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। सो ऑब्जेक्टिव यही होता है। इसके अलावा ये भी बताते हैं प्लानिंग में कि क्या इंस्पेक्शन का एक ही राउंड होगा या मुख्तलिफ राउंड्स होंगे, मुख्तलिफ सेशंस होंगे, क्या इंस्पेक्शन वन टाइम एक्टिविटी है या इंस्पेक्शन जो है वो डिजाइन फेज का इंस्पेक्शन जो है वो एक हफ्ते बाद दोबारा होगा, ठीक है, हर हफ्ते होगा। सो ये चीजें भी सारी की सारी प्लानिंग में आ जाती हैं। दूसरा जैसा हमने बात की इंस्पेक्शन या कलेक्शन। सो यहां पे क्या होता है,
इंस्पेक्शन या कलेक्शन या प्रिपरेशन या कलेक्शन, ठीक है, तो आप करते हैं कि फॉर प्रिपरेशन इंडिविजुअल इंस्पेक्शन एंड फॉर कलेक्शन क्या चीजें देखनी है, उनका डाटा जो है वो कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसे उनको डॉक्यूमेंट करना है, ये सारी चीजें टेक्निक में आ जाती हैं। क्या उनको टेबल की फॉर्म में लिखना है, क्या उनको वर्बली बोलकर डेवलपर्स को बताना है, क्या जो है वो टेबल्स की सूरत में इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखनी है। सो ये सारी चीजें भी डिफाइन की जाती हैं। व्हाट टू डू विद डिफेक्ट्स, जब आप इंस्पेक्शन करेंगे तो प्रॉब्लम जरूर उस सॉफ्टवेयर में से निकलेंगे। डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई हो गए उनके साथ करना क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि क्या ये डिफेक्ट हर दफा आ रहा है या जो है वो सिर्फ वन टाइम आया है, ठीक है। अगर लेट से वन टाइम आया तो मे बी कोई एग्जीक्यूशन का एरर हो, कुछ और मसला हो, ठीक है, लेकिन हर दफा अगर एक एरर रिपीट हो रहा है, हर दफा एक मसला आ रहा है, ठीक है, सो वो आपने एनालाइज किया कि हाँ जी ये एक डिफेक्ट है जिसको ठीक करना जरूरी है, ठीक है, जिसको ठीक करना जरूरी है। फिर आप क्या करते हैं, यू क्लासिफाई एंड एनालाइज डिफेक्ट्स फॉर फीडबैक। आप फिर इंस्पेक्शन टीम क्या करती है कि क्लासिफाई करती है कि ये डिफेक्ट किस कैटेगरी में है, कोडिंग की कैटेगरी में है, कोडिंग के में जो है वो फंक्शंस या जो है वो मेथड्स से रिलेटेड है या किसी क्लास से रिलेटेड है या जो है वो किसी और चीज से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये क्लासिफाई किया जाता है या ये एनालाइज किया जाता है। डिटेल देखी जाती है कि उस डिफेक्ट की रीजन क्या है, वो डिफेक्ट जो है वो क्यों आ रहा है। एंड यूज ऑफ पोस्ट कलेक्शन फीडबैक, ठीक है, ऊपर हमने कहा कि फीडबैक भी लिया जाता है। फिर आप उस फीडबैक को यूज करते हैं कि हाँ जी इसको कैसे रिमूव किया जाए। सो ये इंस्पेक्शन के प्रोसेस की वेरिएशंस हैं, ये यूजुअली फर्दर डिटेल्स हैं जो कि इंस्पेक्शन के दौरान की जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद है, ये तो था हमारे पास एक नॉर्मल इंस्पेक्शन की वेरिएशन जो हमने इस स्लाइड में भी देखा। नॉर्मली 3 एक्टिविटीज हैं, प्लान एंड प्रिपेयर करें, इंस्पेक्शन एंड कलेक्शन करें और करेक्शन एंड फॉलोअप करें। सो जेनेरिकली इंस्पेक्शन में ये 3 एक्टिविटीज या 3 फेजेस हैं, ठीक है, और इनकी डिटेल्स हमने यहां पे देख ली। अब अगर हम बात करते हैं फैगन इंस्पेक्शन की। फैगन इंस्पेक्शन क्या है, ये एक इंस्पेक्शन का मेथड है जो कि आईबीएम ने बनाया था, ठीक है, आईबीएम ने बनाया था। और यूजुअली इंस्पेक्शन में 3 एक्टिविटीज या 3 फेजेस डिस्कस किए गए हैं। आईबीएम ने कहा कि हम जो इंस्पेक्शन करेंगे उसमें हमने 6 स्टेप्स जो है वो डिराइव किए हैं और 6 स्टेप्स के थ्रू हमारी इंस्पेक्शन होगी। इस इंस्पेक्शन को, आईबीएम की इस इंस्पेक्शन मेथोडोलॉजी को, इस इंस्पेक्शन के तरीकेकार को फैगन इंस्पेक्शन कहते हैं। सो शुरू में जो है ये फैगन इंस्पेक्शन बनी। फैगन इंस्पेक्शन की भी लेटर ऑन वेरिएशंस आई, मतलब फैगन इंस्पेक्शन भी एक्सपैंड हुआ। 6 के बाद जो है वो मजीद इसमें कुछ फेजेस को इंप्रूव किया गया, ठीक है, जिसको हम एक्सपेंडेड फैगन कहते हैं या एक्सटेंडेड फैगन इंस्पेक्शन कहते हैं, ठीक है। सो इसमें भी कुछ जेनेरिक प्रोसेसेस हैं और कुछ स्टेप्स हैं। 6 स्टेप्स जो फैगन इंस्पेक्शन में हैं, ठीक है, उसमें 3 तो कॉमन है जो कि आपकी नॉर्मल इंस्पेक्शन में भी हैं, जिसमें प्लानिंग है, प्रिपरेशन है और प्लानिंग एंड प्रिपरेशन है, ठीक है, और फॉलो अप है। लेकिन फैगन ने जो मजीद इसको अपने तरीके से क्लासिफाई किया है, कैटेगराइज किया, वो ये है कि सबसे पहले प्लान होगा इंस्पेक्शन में, क्या चीज करना है, क्या चीज कब किया जाएगा, कितने लोग शामिल होंगे, ये होगा। फिर ओवरव्यू है, ठीक है, ओवरव्यू में 1 to N मीटिंग्स हैं, 1 to many मीटिंग्स हैं, ठीक है, मतलब 1 इंस्पेक्टर की मीटिंग किसी सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ हो रही है, किसी क्लाइंट ग्रुप के साथ हो रही है, किसी डेवलपिंग टीम के साथ हो रही है, ठीक है, तो ओवरव्यू में है। फिर प्रिपरेशन है, एक्चुअली जब आप इंस्पेक्शन शुरू कर देते हैं उसमें आप इंडिविजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लेट्स से कोड का सेगमेंट जो है वो इंडिविजुअली इंस्पेक्ट किया, या डिजाइन का कोई डॉक्यूमेंट है वो इंडिविजुअली इंस्पेक्ट किया, ठीक है। फिर आप जो है वो इंस्पेक्शन एंड टू एंड भी करते हैं, मतलब आपकी टीम के, इंस्पेक्शन टीम के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजों को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, या इंस्पेक्शन टीम के मुख्तलिफ लोग, N people of the inspection team do meetings with N people of the development team. So यहां के मुख्तलिफ लोग, डेवलपमेंट टीम के मुख्तलिफ लोगों की मीटिंग होती है इंस्पेक्शन टीम के मुख्तलिफ लोगों के साथ,
ठीक है। सो ये सारे मिलकर जो है वो एक्चुअली इंस्पेक्शन कर रहे हैं। फिर रीवर्क किया जाता है और रीवर्क के बाद फॉलो अप भी किया जाता है कि जो एरर्स, जो डिफेक्ट्स हाईलाइट हुए थे इंस्पेक्शन के दौरान, उनका क्या बना, क्या वो फिक्स हुए, क्या वो ठीक कर दिए गए, क्या उन डिफेक्ट्स की वजह से मजीद कोई डिफेक्ट्स क्रिएट हुए हैं। तो ये फॉलो अप में चेक किया जाता है। आइए फैगन इंस्पेक्शन के इन 6 स्टेप्स की डिटेल देखते हैं। प्लानिंग, जैसे हमने बात की कि प्लानिंग में जब आप इंस्पेक्शन को प्लान कर रहे हैं तो उसमें क्या चीजें होंगी, ठीक है। एंट्री क्राइटेरिया, इसमें यह बताया जाता है जेनेरिकली, ये फैगन इंस्पेक्शन की हम बात कर रहे हैं। फैगन इंस्पेक्शन में एंट्री क्राइटेरिया क्या है, आप ये बताते हैं कि इंस्पेक्शन क्या करना है, डिजाइन फेज को इंस्पेक्ट करना है या कोड को इंस्पेक्ट करना है या किसी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है, क्या चीज करनी है। टीम साइज यूजुअली 4 लोग इसमें होते हैं, मैक्सिमम 4 लोग काफी हैं। इसमें जो है वो इंस्पेक्शन में कौन लोग शामिल होंगे, यूजुअली डेवलपर्स होते हैं या टेस्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन डेवलपर्स और टेस्टर्स वो वाले नहीं हैं जो कि एक्चुअली डेवलप करें, बल्कि ये थर्ड पार्टी हैं, ठीक है। डेवलपर्स और टेस्टर्स फ्रॉम सिमिलर प्रोजेक्ट्स, उस प्रोजेक्ट के नहीं है, बल्कि अगर लेट्स से ये एक डेटाबेस का प्रोजेक्ट है और आप इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सो आप अपनी इंस्पेक्शन टीम में वो डेवलपर्स और वो टेस्टर्स लाएंगे जिन्होंने पहले डेटाबेस को बनाया है, डेवलप किया है या टेस्ट किया है। सो सेम डोमेन, सिमिलर डोमेन के नॉलेज रखने वाले लोगों को आप अपनी इंस्पेक्शन टीम का हिस्सा बनाते हैं। इफेक्टिवनेस कंसर्न्स, मतलब अगर कुछ एग्जाम्पशंस हैं वो भी आप लिखते हैं, क्या चीजें जो हैं वो आप किस तरीके से लेकर चलेंगे, शुरू कहां से होगा, इफेक्टिवनेस कैसे आप चेक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हाँ जी, अच्छा फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर बन गया है, अब हैंड ओवर कैसे होगा, हैंड ओवर में कितना टाइम लगेगा, आप सीडीज में सॉफ्टवेयर को बर्न करके लाएंगे या किसी हार्ड डिस्क में जो है वो पोर्ट करेंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें होती हैं। और प्लानिंग में इंस्पेक्टर्स स्पेसिफाई किए जाते हैं, इंस्पेक्टर्स नॉट ऑथर्स। ऑथर्स वो हैं जो कि सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट किया जा रहा है उससे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ठीक है। ये इंस्पेक्टर होते हैं, ये थर्ड पार्टी लोग होते हैं, ये बाहर से आए हुए होते हैं जिनके पास सिमिलर प्रोजेक्ट का नॉलेज होता है, जिन्होंने सिमिलर प्रोजेक्ट्स इंस्पेक्ट किए होते हैं, टेस्ट किए होते हैं। सो वो आपके सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये प्लानिंग फेज में था। दूसरे आपका ओवरव्यू। ओवरव्यू में ऑथर इंस्पेक्टर्स मीटिंग होती हैं। ऑथर वो लोग हैं जो कि जिन्होंने मतलब जो कि सॉफ्टवेयर के साथ किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ठीक है। सो उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में अगेन ये डिसाइड होता है हाँ जी कैसे चीजों को लेकर चलना है, बैकग्राउंड नॉलेज क्या है इसका, कोई अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इंटेंशंस क्या है, क्या ये सॉफ्टवेयर, इसकी अप्रोच स्ट्रक्चरल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कितने किस्म के इसमें फंक्शंस हैं जिनको चेक किया जाता है, और कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। सो ये उस ऑथर इंस्पेक्शन मीटिंग में ये चीजें हाईलाइट होती हैं, ये चीजें सामने आ जाती हैं। फिर ओवरव्यू में असाइन इंडिविजुअल टास्क भी किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसा इंस्पेक्शन की टीम में 4 लोग आपने स्पेसिफाई किए थे, ठीक है। जब आपने ऑथर्स के साथ, उस डेवलपिंग टीम के साथ जब आपने मीटिंग की, तो वहां पे फिर ओवरव्यू में डिसाइड होता है कि ठीक है, मेरी टीम का ये मेंबर सॉफ्टवेयर के इस पार्ट को इंस्पेक्ट करेगा, मेरी टीम का सेकंड मेंबर जो है वो सॉफ्टवेयर के इन एरियाज को इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। और मेरी टीम के ये 2 लोग जो हैं वो इन 2 चीजों को मिलकर जो है वो इंस्पेक्ट करेंगे। सो कोशिश ये की जाती है कि आप सॉफ्टवेयर का अगर इंस्पेक्शन करें तो सॉफ्टवेयर के ऑल पार्ट्स की इंस्पेक्शन करें, कवरेज को जरूर जो है वो देखा जाता है। मतलब ऐसा ना हो कि 4 के 4 लोग कोड को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी ने डिजाइन को इंस्पेक्ट किया ही नहीं है या किसी ने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को या इंटरफेस को देखा ही नहीं है। सो कोशिश आपकी ये होती है कि आप सॉफ्टवेयर के जितने भी एरियाज हैं उनको कवर करें, उनको टेस्ट में शामिल करें, उनको कोई भी ऐसा एरिया रह ना जाए आपसे, ठीक है। और अगर कोई ओवरलैपिंग है, लेट्स से अगर 2 लोग हैं, एक बंदा जो है वो डिजाइन को इंस्पेक्ट कर रहा है, टीम का दूसरा पर्सन जो है वो कोड को इंस्पेक्ट कर रहा है। सो अगर कोई कॉमन चीज आ जाती है जैसे कि सूडो कोड को मे बी डिजाइनर भी इंस्पेक्ट करे
और सूडो कोड को मे बी जो इंस्पेक्टर कोड को इंस्पेक्ट कर रहा है वो भी करे। सो ओवरलैपिंग भी आ जाती है। सो ओवरलैपिंग अगर आ गई है, कोई कॉमन चीज ऐसे आ गई जिसको एक से ज्यादा लोग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो वो फिर आप मैनेज करते हैं कि ठीक है ये सूडो कोड जो है वो डिजाइन ये पर्सन करेगा, ये वाला पर्सन नहीं करेगा। सो मॉडरेट करते हैं, आप फिक्स करते हैं, क्योंकि दोनों को उन ओवरलैपिंग चीजों को इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फैगन इंस्पेक्शन का तीसरा फेज है जिसमें प्रिपरेशन और इंडिविजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है। ओवरव्यू में आपने डिसाइड किया कि कौन सा बंदा क्या चीज परफॉर्म करेगा। अब आप क्या करें हैं, इंडिपेंडेंट एनालिसिस और एग्जामिनेशन। जो टास्क आपने पिछले फेज में स्टेप 2 में असाइन किए थे, अब वो टीम मेंबर्स अपना काम शुरू कर देते हैं। टीम मेंबर 1 के हवाले अगर एनालिसिस या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना था, वो अपना काम शुरू कर देता है। टीम मेंबर 2 के हवाले अगर ये था कि वो अपना डिजाइन को इंस्पेक्ट करेगा, वो अपना काम शुरू कर देता है। सो इंडिपेंडेंट एनालिसिस या एग्जामिनेशन ये शुरू हो जाती है। इसके अलावा कोड एज वेल एज अदर डॉक्यूमेंट ये भी जो है वो इंस्पेक्ट किए जाते हैं। इंडिविजुअल रिजल्ट्स, ठीक है, हर कोई अपने रिजल्ट्स अपने पास कलेक्ट करता है। जिसने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो इंस्पेक्ट किया वो अपने पास रिजल्ट्स कंपाइल करता है। जिसने डिजाइन डॉक्यूमेंट या पूरा डिजाइन फेज इंस्पेक्ट किया वो अपने पास रिजल्ट्स कंपाइल करता है। सो इंडिविजुअल रिजल्ट्स अपने पास रखते हैं। क्वेश्चंस हैं, गैसेस हैं, ये वो करते हैं हर कोई इंडिविजुअली। और पोटेंशियल डिफेक्ट्स, जो डिफेक्ट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वो भी डॉक्यूमेंट कर लिए जाते हैं स्टेप नंबर 3 में। इसके बाद है आपका स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 है इंस्पेक्शन या जेनेरिक कलेक्शन, ठीक है। अब आपने क्या किया कि मीटिंग टू कलेक्ट कंसोलिडेट इंडिविजुअल इंस्पेक्शन रिजल्ट। अब टीम मेंबर 1 ने कुछ डिफेक्ट्स कलेक्ट किए, टीम मेंबर 2 ने कुछ डिफेक्ट्स कलेक्ट किए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, टीम नंबर 3 ने कुछ और डिफेक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है। अब ये कंबाइन होकर ये चारों लोग जो कि इंस्पेक्शन टीम में शामिल थे, ये मिलकर बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करके स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ जी डिफेक्ट क्या है, ठीक है, डिफेक्ट किस वजह से हो सकता है कि एक डिफेक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हो जिसको डिजाइन वाले ने भी हाईलाइट किया हो और जिसको कोड इंस्पेक्ट करने वाले ने भी हाईलाइट किया हो। इस केस में ये 3 डिफेक्ट्स नहीं कहलाए जाएंगे, इस केस में ये एक ही डिफेक्ट होगा। सो ये तीनों जब मिलके बैठेंगे तो फिर देखेंगे कि ये डिफेक्ट जो है वो चूंकि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में इशू है, इसलिए इसको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के साथ एक डिफेक्ट के तौर पर लिख लिया जाता है। सो कलेक्ट या कंसोलिडेट इंडिविजुअल इंस्पेक्शन रिजल्ट्स। टीम लीडर मीटिंग मॉडरेटर, टीम लीडर के साथ जो है वो मीटिंग की जाती है, वो बताता है कि हाँ जी ये डिफेक्ट जो है वो किस फेज के साथ है, ये फाइनलाइज किया जाता है। रीडर या प्रेजेंटर क्या करता है, समराइज या पैराफ्रेज फॉर इंडिविजुअल पीसेस, ठीक है। अगर उस इंस्पेक्शन को जब आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आपने लेट से उस डिफेक्ट को एक्सप्लेन करने में 3 पेजेस लिख लिए, सो मे बी शायद 3 पेजेस की जरूरत ना पड़े, उसको आप रीफ्रेज कर लेते हैं या रीराइट करते हैं ताकि प्रिसाइज और कंसाइसली तरीके से टू द पॉइंट आप उस चीज को बता सकें। डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन आप करते हैं, ठीक है। यहां पे आपने डिफेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, अभी तक आप सोल्यूशन नहीं बता रहे। सोल्यूशन बताना आपका काम नहीं है, या इस स्टेप 4 में सोल्यूशन को डिस्कस करना काम नहीं, आपने सिर्फ जो है वो डिफेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं टू इंश्योर इंस्पेक्शन इफेक्टिवनेस, ताकि जो डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो गए इनको अगर री इंस्पेक्ट किया जाता है या कल को इसको दोबारा इसको जब री इंस्पेक्ट किया जाएगा तो देखा जाएगा कि ये पर्टिकुलर डिफेक्ट रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। स्टेप 4 पे कोशिश की जाती है कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना किया जाए और ये इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी मीटिंग के दौरान कलेक्ट हो सकती है उसको कलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। यहां पे लिखा है नो मोर देन 2 आवर्स, ये नेसेसरी नहीं है कि 2 घंटे हो, लेकिन 2 घंटे से कम भी हो सकता है, 2 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है। जाहिर है अगर सॉफ्टवेयर बड़ा है, उसके इंस्पेक्शन पे अगर ज्यादा टाइम लगा है तो उसकी रिपोर्ट लिखने पे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और आखिर में इन सारी चीजों के बाद एक कंबाइंड रिपोर्ट कंपाइल कर दी जाती है कि हाँ जी हमने
हमारी टीम ने सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट किया और ये सीरीज ऑफ या नंबर्स ऑफ डिफेक्ट्स जो हैं वो इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके बाद आपका स्टेप नंबर 5 है रीवर्क। ठीक है, आप ऑथर्स के साथ रिस्पॉन्स, ऑथर कौन है? वो डेवलपर है। ठीक है, डिजाइन फेज का ऑथर कौन है? डिजाइनर ऑफ द सॉफ्टवेयर है। कोड फेज का ऑथर कौन है? कोडर है। रिक्वायरमेंट जिसने स्पेसिफाई किए हैं वो रिक्वायरमेंट फेज का ऑथर है। ठीक है, तो आप हर फेज के ऑथर के साथ आप मीट करते हैं और आप देखते हैं, बताते हैं जो डिफेक्ट्स आपने पिछले स्टेप नंबर 4 में आइडेंटिफाई कर लिया उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, ये डिफेक्ट आया है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, वो फिर ऑथर बताता है कि हाँ जी ये डिफेक्ट इस वजह से आया और उसका ये सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, डिजाइनर कहता है कि हाँ जी फॉर एग्जांपल अगर वो डिफेक्ट डिजाइन से रिलेटेड है तो डिजाइनर से इंस्पेक्टर की मीटिंग होती है और वो डिस्कस करता है कि हाँ जी ये डिफेक्ट इस वजह से आया है और अगर मैं अपनी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में इन दो एंटिटीज का रिलेशन 1 to 1 के बजाय 1 to many कर दूं तो फिर ये एरर जो है वो ठीक हो जाएगा। सो जो भी उसका पॉसिबल सोल्यूशन है वो डिस्कस किया जाता है। इसी तरह अगर कोडिंग के लिहाज से अगर है मे बी इसको जो है वो लोकल वेरिएबल रखा गया है, अगर इसको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो ये सॉल्यूशंस डिस्कस किए जाते हैं रीवर्क में। सो आपने उस डेवलपिंग टीम के साथ बैठकर बताया कि हाँ जी ये एरर है, अब आप बताएं इसका सोल्यूशन क्या है और वो डेवलपिंग टीम उसका सोल्यूशन बताती है। ठीक है, इस तरह हर एरर को 1 by 1 डिस्कस किया जाता है। फिर आप फॉलो अप करते हैं। ठीक है, फॉलो अप क्या करते हैं? रेजोल्यूशन वेरिफिकेशन बाय मॉडरेटर। ठीक है, ये देखा जाता है कि जो एरर्स आइडेंटिफाई किए गए थे स्टेप 4 में और स्टेप 5 में जो उनका सोल्यूशन डिस्कस किया गया था, क्या वो सोल्यूशन एक्चुअली डिप्लॉय हो गया, क्या वो सोल्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, सो अगर इसके लिए री इंस्पेक्शन की भी जरूरत है सो री इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। लेट से अगर बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं तो इन दैट केस उसका री इंस्पेक्शन जरूरी है। ठीक है, अगर डिफेक्ट्स कम है या इतने सीवियर नहीं है, ठीक है, कोई मेजर डिफेक्ट्स नहीं है, कोई मेजर फ्लॉज नहीं है, ठीक है, सो फिर उस इन दैट केस री इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बता देते कि हाँ जी ये प्रॉब्लम थे और इनका ये सोल्यूशन है, अगर डिप्लॉय कर दिया जाए तो सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फैगन इंस्पेक्शन एक बड़ी अच्छी अप्रोच है, इंस्पेक्शन के बड़े अच्छे स्टेप्स हैं। ये प्रैक्टिकली यूज हो रहे हैं, इंडस्ट्री में भी यूज हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज इस 6 स्टेप्स मॉडल को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें इवैल्यूएशन स्टडीज भी हैं और फैगन इंस्पेक्शन की, जैसा मैंने पहले भी बात की, कुछ मजीद वेरिएशंस भी हैं, मतलब जिसको हम एक्सपेंडेड या एक्सटेंडेड फैगन कहते हैं। सो उसमें कुछ स्टेप्स को एनहांस किया गया है ताकि ओवरऑल इस इंस्पेक्शन के प्रोसेस को इंप्रूव किया जा सके। फैगन इंस्पेक्शन की फाइंडिंग्स क्या है? हमने देखा कि फैगन इंस्पेक्शन वैसे तो जेनेरिकली हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, लेकिन फैगन इंस्पेक्शन में हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। सो क्या ये 6 कम है, ज्यादा है, अच्छे हैं, क्या चीज है? आइए इस स्लाइड में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन, बहुत मतलब आपने एक स्टेप पूरा प्रिपरेशन पे रखा है। ठीक है, सो प्रिपरेशन का स्टेप होना, फेज होना बहुत जरूरी है। सो मोस्ट डिफेक्ट डिटेक्टेड, आपके मोस्टली डिफेक्ट्स जो हैं वो इस प्रिपरेशन फेज में, जो कि हमारा स्टेप नंबर 2 था प्लानिंग का और हमारा स्टेप नंबर 3 था। ठीक है, इसमें जो है वो प्रिपरेशन में मोस्टली आपके जो डिफेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है, सो मोस्ट डिफेक्ट्स डिटेक्ट हो जाते हैं और मीटिंग्स टू कंसोलिडेट डिफेक्ट्स ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ जी ये डिफेक्ट जो है वो एक्चुअली ये रीजन है और उसको कैसे देखा जाएगा। और अल्टरनेटिव्स फोकसिंग ऑन प्रिपरेशन, लेट्स अगर कोई और मैकेनिज्म है, कोई और अल्टरनेटिव्स हैं कि मजीद डिफेक्ट्स को कैसे देखा जाए, तो वो भी यहाँ पर इस 3rd फेज में कर लिए जाते हैं। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ये है कि आपकी फैगन इंस्पेक्शन में जो इंपॉर्टेंट काम है वो कौन प्ले कर रहा है? वो मॉडरेटर कर रहा है। ठीक है, मॉडरेटर आप ये कहें कि टीम लीड है या कोई ऐसा पर्सन है जो कि स्पेसिफाई करता है कि हाँ जी ये एरर, मतलब अगर डिजाइनर कह रहा है कि ये एरर कोड का है और कोडर कह रहा है कि नहीं ये एरर मेरा नहीं है, ये डिजाइनर का एरर है, तो इस
इस कन्फ्लिक्ट को कौन रिजॉल्व करेगा? इस कन्फ्लिक्ट को मॉडरेटर रिजॉल्व करता है। तो सिर्फ मॉडरेटर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मॉडरेटर इन किस्म के कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है। दूसरा, फैगन इंस्पेक्शन की एक और चीज जो हमने देखी है वो ये है कि इसका टीम साइज जो है वो बड़ा नॉमिनल सा है, कोई बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। लेट्स से अगर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो उसको टेस्ट करने के लिए कोई 20 लोगों की इंस्पेक्शन टीम की जरूरत नहीं है। मतलब 4 मेंबर्स एज ए इंस्पेक्शन टीम, ये एक मुनासिब नंबर है। इसके अलावा हमने बात की कि मुख्तलिफ सेशंस चलते हैं। टीम मेंबर 1 जो है वो एक सेशन कर रहा है इंस्पेक्शन का, टीम मेंबर 2 दूसरा कर रहा है, टीम मेंबर 3 तीसरा कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रेफर सिस्टमैटिक डिटेक्शन टेक्निक्स टू एडहॉक वंस, मतलब आपके जो डिफेक्ट्स हैं वो सिस्टमैटिकली तरीके से डायग्नोज हो जाते हैं। एनालिसिस वाले ने अपने निकाले, डिजाइन वाले ने अपने डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, इसी तरह कोडर ने अपने, फिर ये बैठकर आपस में मीटिंग कर रहे हैं, फिर ये ऑथर्स के साथ मीटिंग हो रही है। सो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चीजें चल रही हैं। और मोर यूज ऑफ इंस्पेक्शन फीडबैक एनालिसिस, मतलब आप डिस्कशन से, फीडबैक से बड़ी अच्छी आउटपुट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा फैगन इंस्पेक्शन के अलावा ढेर सारी जो है वो इसकी वेरिएशंस हैं। मतलब जेनेरिकली हमने 3 स्टेप्स की बात की है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास इंस्पेक्शन के और भी ढेर सारे मेथड्स हैं। जो अदर अल्टरनेटिव्स इंस्पेक्शन टेक्निक्स और प्रोसेस हैं वो यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, जिसमें 2% इंस्पेक्शन है, जिसमें 4 के बजाय सिर्फ 2 लोग हैं। मीटिंग लेस इंस्पेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। फैगन इंस्पेक्शन तो ये कहता है कि आप जो है वो ऑथर के साथ मीटिंग करके फिर जो है वो डिसाइड करें कि एरर या डिफेक्ट कहाँ पर है और उसका सोल्यूशन बताएं कि क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन इंस्पेक्शन का एक तरीके कार ये भी है कि उसमें मीटिंग, फिजिकल मीटिंग ना हो, बल्कि जो है वो मीटिंग लेस इंस्पेक्शन किया जाए। गिल्ब एक और ऑथर है जिसने अपने इंस्पेक्शन का एक मॉडल प्रपोज किया। इसी तरह फेज्ड इंस्पेक्शन है, एंड फोल्ड इंस्पेक्शंस है, इनफॉर्मल चेक या रिव्यू वॉक थ्रूज हैं, एक्टिव डिजाइन रिव्यूज हैं, कोड रीडिंग है, कोड रीडिंग विद स्टेप वाइज एब्स्ट्रैक्शन। सो ये सारे इंस्पेक्शन के अदर मेथड्स हो सकते हैं। सो हमने 2 इंस्पेक्शन मेथड्स को डिस्कस किया, एक जेनेरिक को जिसमें 3 फेजेस हैं। अब तक हमने इंस्पेक्शन के 2 मेथड्स को डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेरिक जिसमें 3 स्टेप्स हैं, और सेकंड वन फैगन इंस्पेक्शन जिसमें 6 स्टेप्स हैं। इसके अलावा ये सारे इंस्पेक्शन मॉडल्स भी हो सकते हैं। मतलब आप अपने सॉफ्टवेयर को देखते हैं और अप्रोप्रिएटली इनमें से कोई एक इंस्पेक्शन मेथड या टेक्निक आप अपने सॉफ्टवेयर के लिए यूज कर लेते हैं। जिसमें मैंने बात की कि सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए जेनेरिक मॉडल या फैगन इंस्पेक्शन जो है वो ये टेक्निक सिर्फ नहीं है, इसके अलावा ढेर सारी टेक्निक्स हैं और आप अप्रोप्रिएटली कोई भी एक मॉडल, कोई भी एक टेक्निक सेलेक्ट कर सकते हैं। देखा यह जाता है कि आपके सॉफ्टवेयर का साइज क्या है, ठीक है। देखा यह जाता है कि आपके सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या है, यह देखा जाता है कि फॉर्मेलिटी वेरिएशंस क्या है, और उसके बाद जो है वो रेलेवेंट सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन टेक्निक यूज की जाती है। अब आप इस पॉइंट को कंसिडर करें। लेट्स से अगर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका आपने इंस्पेक्शन करना है, ठीक है, एक वेबसाइट है, एक स्टैटिक वेबसाइट है या एक डायनामिक सी वेबसाइट है, ठीक है, ये एक छोटी सी डेटाबेस है। अब इस केस में अगर आप देखें तो ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसका बजट भी इतना ज्यादा नहीं है। इस केस में अगर आप 4 लोगों की टीम बुलाकर जो है वो पूरा इंस्पेक्शन करवाने हैं, सो ये फीजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का साइज बहुत छोटा है और ये काम 4 लोगों का नहीं है, परहैप्स एक बंदा भी ये काम कर सकता है। इन दैट केस आपको फैगन इंस्पेक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, मे बी आप 2% इंस्पेक्शन यूज कर लें, ठीक है। इसी तरह लेट्स से हम बात करते हैं स्कोप की, ठीक है। एक था सॉफ्टवेयर का साइज जो कि बड़ा लिमिटेड है, ठीक है, एक है सॉफ्टवेयर का स्कोप, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर का स्कोप, बाद सॉफ्टवेयर बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर है जो कि इमेज को कैप्चर करेगा, फिर उस पर प्रोसेसिंग करेगा, फिर उस पर जो है वो रेलेवेंट रिजल्ट देगा और एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करेगा। अब इसके पीछे पूरा एक एल्गोरिदम शामिल है, एल्गोरिदम की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, एल्गोरिदम की अपनी डिटेल्स हैं। अब ये सारी चीजें कैसे मैनिपुलेट हुई हैं, अब ये बज़ाहिर साइज तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर का छोटा होगा,
लेकिन अगर इसका स्कोप देखा जाए या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो वो काफी ज्यादा है, काफी डिटेल्ड हो सकती है। इन दैट केस आपको जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। सो हमारे पास इंस्पेक्शन के मॉडल्स की डिफरेंट वेरिएशंस हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कुछ फैगन इंस्पेक्शन से भी इंप्रूव्ड है और उसमें मोर नंबर ऑफ स्टेप्स या फेजेस इन्वॉल्व हैं, जबकि कुछ हमारे पास इंस्पेक्शन टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि फैगन इंस्पेक्शन से साइज में रिड्यूस है। अब जैसे हम बात करते हैं मीटिंग लेस इंस्पेक्शन, ठीक है। अब आपने लेट्स से एक सॉफ्टवेयर बनाने, आप एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर रहे हैं और आप जिस इंस्पेक्शन टीम से उस सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट कराना चाह रहे हैं वो रिमोट है, ठीक है, वो रिमोट है, वो किसी दूसरी लोकेशन पर है, ठीक है। वो इन पर्सन आके विजिट नहीं कर सकते, आपके सॉफ्टवेयर हाउस में आके या जहां पे आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं वहां पे बैठ के आपके सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। इन दैट केस मतलब इसको आप मीटिंग लेस इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि फिजिकल मीटिंग की जरूरत नहीं है। या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि आप पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्पेक्शन के लिए एक इंस्पेक्शन टीम को भेज देते हैं। अब चाहे वो इंस्पेक्शन टीम पाकिस्तान में बैठी हो या दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठी हो, वो आपके सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट करके आपको जो भी उसके डिफेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई करके दे देते हैं, वो डिफेक्ट आइडेंटिफाई करके दे देते हैं। अब इस केस में आपने देखा कि इस केस में कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई ऑथर्स और इंस्पेक्टर्स के दरमियान इंटरेक्शन नहीं हुआ, सिंपली जो है वो सॉफ्टवेयर दे दिया गया और अकॉर्डिंगली उन्होंने इंस्पेक्ट करके इसमें से जो भी एरर्स थे वो रिमूव कर दिए गए। यहां पे भी देखें जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पहले भी बात की, वो ये है कि इंस्पेक्टर्स का या इंस्पेक्शन टीम का डोमेन एक्सपर्ट होना, उसका नॉलेज डोमेन होना, ये बड़ा जरूरी है। जैसा हमने पहले भी बात की कि अगर एक इंस्पेक्शन टीम है तो और वो इंस्पेक्शन टीम एक डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट करने जा रही है, तो उस इंस्पेक्शन टीम का डेटाबेस में एक्सपर्ट होना जरूरी है। एक डेटाबेस टीम जो है वो एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट को इतना एफिशिएंटली इंस्पेक्ट नहीं कर सकती जितने की एक्चुअली एक डेटाबेस टीम जो कि जिसकी एक्सपर्टीज ही डेटाबेस में है वो कर सकती है। सो उस टीम के इंस्पेक्शन टीम के लोगों का डोमेन एक्सपर्ट होना ये भी बड़ा जो है वो काउंट करता है, ये भी बड़ा वैल्यू जो है वो रखता है। अब इसमें अगर हम बात करें मीटिंग लेस इंस्पेक्शन की, तो मीटिंग लेस इंस्पेक्शन हो फैगन इंस्पेक्शन में 4 लोगों की बात की। मैंने आपसे यही कहा कि अगर सॉफ्टवेयर का साइज रिड्यूस है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इन दैट केस 4 लोग अगर बहुत ज्यादा हैं, सो इन दैट केस आप 4 के बजाय आप 2 पीपल यूज कर लेंगे और 2 पीपल की टीम जो है वो आपका इंस्पेक्शन परफॉर्म करेगी। सो जो चीजें नोट करने वाली हैं वो ये हैं कि आपके सॉफ्टवेयर का साइज क्या है, आपके सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या है, आपने इंस्पेक्शन के लिए कितना बजट रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स से आप 4 बंदों की एक टीम हायर कर रहे हैं जो कि इंस्पेक्शन परफॉर्म करेगी और जो आपसे फॉर एग्जांपल चार्ज कर रहे हैं इंस्पेक्शन का 40,000 रुपीज। अब आपके सॉफ्टवेयर का अगर सारा बजट जो है वो 60,000 रुपीज है, जिसमें से 40,000 रुपीज जो है वो आपकी इंस्पेक्शन टीम अगर डिमांड कर रही है, सो इस केस में इस तरीके से इंस्पेक्शन कराना ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, लेट्स से कोई मीटिंग लेस इंस्पेक्शन की तरफ जाएंगे या गिल्ब इंस्पेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है, उस तरीके से आप करेंगे। इसी तरह हमारे पास फेज्ड इंस्पेक्शन भी हो सकती है। फेज्ड इंस्पेक्शन क्या है, गिल्ब इंस्पेक्शन को हम अपने लेटर ऑन डिस्कशन में बात करेंगे। फेज्ड इंस्पेक्शन क्या हो सकती है, फेज्ड इंस्पेक्शन में आप अपने सॉफ्टवेयर की इंस्पेक्शन को फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। ये फेजेस में डिवाइड करना ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस भी हो सकते हैं या ये जो है वो मतलब टीम बेस्ड फेजेस भी हो सकते हैं या टाइम बेस्ड। सो इसकी फेजेस की मुख्तलिफ वेरिएशंस होती। यूजुअली इसको सॉफ्टवेयर के जो डेवलपमेंट के फेजेस हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फैगन इंस्पेक्शन में हमने ये बात की कि आपके 4 लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ पार्ट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। एक टीम मेंबर
कोड को देख रहा है, दूसरा टीम मेंबर डिजाइन को देख रहा है, तीसरा टीम मेंबर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को देख रहा है। फेज्ड इंस्पेक्शन ये कहती है कि ये इंडिविजुअली ना देखें, बल्कि ये तीनों या चारों लोग मिलकर पहले एक फेज को इंस्पेक्ट करें। जब उस फेज के इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाए, फिर यही चारों लोग मिलके दूसरा फेज इंस्पेक्ट करें। ठीक है, जब उसके डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएं, फिर तीसरा फेज इंस्पेक्ट करें। ठीक है, तो इस तरह करें। अब इसका फायदा क्या हो सकता है? ठीक है, इंडिविजुअल करने का अलग से फायदा है। ठीक है, कि इंडिविजुअल टीम मेंबर जो है वो इंडिविजुअल फेस कर रहा है, और कलेक्टिवली टीम का किसी एक फेज पर इंस्पेक्ट करना इसका अलग फायदा है। ठीक है, इंडिविजुअली अगर किया जा रहा है तो उसका मतलब यह है कि आप टाइम थोड़ा सा बचा रहे हैं, क्योंकि तीन लोग अगर पैरेलल में या चार टीम मेंबर्स चार मुख्तलिफ फेजेस को इंस्पेक्ट कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर के चार डिफरेंट पार्ट्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, ठीक है, सो और लेट से हर एक जो है वो सॉफ्टवेयर के इंस्पेक्शन में लेट से फॉर एग्जांपल 5 आवर्स लगाता है, तो 5 आवर्स में आपके पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो टाइम आपने सेव कर दिया। लेकिन अगर इसका डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज ये है कि जब आप कि ये चार लोग अपने फेजेस का इंस्पेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, सो उसके बाद इनको आपस में बैठकर स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हाँ जी, कौन से डिफेक्ट जो है वो ओवरलैपिंग है। ठीक है, कौन से डिफेक्ट जो है वो रिपीटेटिव हैं या डुप्लीकेट्स हैं, तो उनको वो 5 घंटे लगाने के बाद मे बी अ कपल ऑफ मोर आवर्स लगाने पड़े, ताकि वो किसी डुप्लीकेट एरर्स को या कन्फ्लिक्टिंग डिफेक्ट्स को जो है वो रिजॉल्व कर सकें। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम फेज इंस्पेक्शन की बात करें, तो फेज इंस्पेक्शन में आपकी चार लोगों की टीम ने पहले एक फेज को इंस्पेक्ट किया, लेट्स से चूंकि चार लोग कर रहे हैं तो मे बी 1 घंटे में या 2 घंटे में उनका ये इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाए। हम एक वैसी ये घंटे मेजर करना, ये टाइम ऑफ यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूनिट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि 1-2 घंटे में काम हो जाए। सॉफ्टवेयर अगर बड़ा है तो मे बी 1 दिन या 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं ये टाइम के बारे में बता रहा हूं कि 2 घंटे लग गए। इसी तरह जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वो अगले फेज पर जाते हैं। इस केस में एडवांटेज ये है कि चूंकि ये चारों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसमें कन्फ्लिक्टिंग या डुप्लीकेट डिफेक्ट्स नहीं आ सकते। डुप्लीकेट डिफेक्ट्स तब आते थे जबकि एक फेज को एक पर्सन ने इंस्पेक्ट किया और दूसरे को दूसरे पर्सन ने इंस्पेक्ट किया, और यहां पे भी एक एरर डिफेक्ट आया और यहां पे भी आया, और ये दोनों एक ही जैसा डिफेक्ट थे। अब ये डुप्लीकेट डिफेक्ट्स हो गए या ये ओवरलैपिंग डिफेक्ट हो गए। ठीक है, अब ये दोनों पर्सन्स मिलके बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये डिफेक्ट इस फेज से रिलेटेड है या इस फेज से रिलेटेड है। सो यहां पे कन्फ्लिक्ट थे। लेकिन जब कंबाइंडली इंस्पेक्शन किया जा रहा है, तो कंबाइंड इंस्पेक्शन में आपके ओवरलैपिंग या डुप्लीकेट डिफेक्ट्स के आने के चांसेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, सो हर इंस्पेक्शन टेक्निक के अपने एडवांटेजेस, अपने लिमिटेशंस हो सकती हैं, और हर इंस्पेक्शन टेक्निक सर्टेन प्रोसेसेस के साथ एक्यूरेट हो सकती है। लेट्स से वाटरफॉल मॉडल की अगर आप बात करें, सो परहैप्स उसमें 2% इंस्पेक्शन या फैगन इंस्पेक्शन काफी होगा। लेकिन अगर आप किसी इटरेटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं, या आप जो है वो स्पाइरल मॉडल की अगर बात करें, तो उसमें जो है वो कुछ और इंस्पेक्शन टेक्निक जो है वो अप्रोप्रिएट होगी। सो इसी तरह इनफॉर्मल चेक रिव्यू या वॉक थ्रूज हैं, या एक्टिव डिजाइन रिव्यूज हैं। इंशाल्लाह हम अपने कमिंग लेक्चर्स में इन चीजों को मजीद डिटेल में भी देखेंगे। एक और इंस्पेक्शन जो हो सकती है वो सिर्फ कोड रीडिंग से रिलेटेड है। जिस तरह कोड रीडिंग में आप बात देख रहे हैं कि कोड रीडिंग सिर्फ ज्यादा फोकस कर रही है इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स पर या कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोडिंग को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, आप वहां पे देख रहे हैं कि वहां पे तो कोई एरर्स, कोई बग्स, कोई प्रॉब्लम्स या कोई इश्यूज तो नहीं है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है, एक्चुअल पॉइंट या जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये है कि आपके इंस्पेक्शन के मेनली या जो जेनेरिक प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप्स हैं। आप प्लान और प्रिपेयर करते हैं, आप जो है वो इंस्पेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा को, ठीक है, और थर्ड स्टेप में आप जो है वो उसको फॉलो अप करते हैं। ये 3 जेनेरिक स्टेप्स हैं। हमने जो है वो इसके बाद फैगन इंस्पेक्शन देखी। ठीक है, फैगन इंस्पेक्शन के 6 स्टेप्स हैं, और हम मुख्तलिफ स्टेप्स में मुख्तलिफ काम परफॉर्म हो रहे हैं।
यूजुअली 4 पर्सन्स की टीम को सेलेक्ट किया जाता है और वो आपस में टास्क असाइन कर लेते हैं। एक मॉडरेटर होता है, ठीक है, जो कि कन्फ्लिक्टिंग या डुप्लीकेट चीज़ों को रिजॉल्व करता है। मीटिंग्स होती हैं इंस्पेक्शन टीम की आपस में भी और इंस्पेक्शन टीम की ऑथर्स के साथ भी मीटिंग होती है। उसके बाद जो है वो मीटिंग्स के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ जी एरर या डिफेक्ट कहाँ पे आया, ठीक है, ऑथर बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या है और फिर इंस्पेक्शन टीम इंश्योर करती है कि ये डिफेक्ट रिमूव हो गया है या नहीं। शायद इसको चेक करने के लिए उनको री इंस्पेक्शन भी करना पड़े। सो डिपेंड करता है कि आपके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट किस किस्म के हैं। मे बी री इंस्पेक्शन जरूरी हो अगर डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, और अगर डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है सो री इंस्पेक्शन की जरूरत बाज केसेस में नहीं भी पड़ सकती। फैगन इंस्पेक्शन की मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, ठीक है, कुछ या मुख्तलिफ एक्सटेंशंस हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द मेथडोलॉजी यू हैव यूज्ड फॉर योर software, waterfall or iterative or prototyping, depending on how much budget, time or resources you have got, you can then select any relevant or any appropriate software testing technique for your software inspection technique for your software. Let us proceed towards the summary of today's lecture. आज के लेक्चर में हमने देखा कि इंस्पेक्शन होता क्या है, ठीक है, इंस्पेक्शन क्यों जरूरी है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया। जिस तरह किसी भी प्लेस का इंस्पेक्शन हो सकता है। हम स्कूल्स में देखते थे कि एक इंस्पेक्शन, एनुअल इंस्पेक्शन होता था, एक टीम आती थी, ठीक है, वो फॉर्मली इंस्पेक्ट करती थी। बिल्कुल इस तरह सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन भी होता है। एक टीम आ सकती है जो कि एक्सटर्नली विजिट करे, लेकिन ये बात नोट करने वाली है कि जब भी आपका इंस्पेक्शन होगा आउटसोर्सिंग आप करते हैं, बाहर के लोग आपका इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं। टीम के अपने अंदर के लोग या ऑथर्स या डेवलपर्स या टीम, उस कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उस सॉफ्टवेयर के साथ डायरेक्टली रिलेट है वो इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, बल्कि मोस्टली केसेस में आपको थर्ड पार्टी लोग बुलाने पड़ते हैं या थर्ड पार्टी को आपको इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। अब जाहिर अगर आप थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवा रहे हैं सो वो आपसे कुछ चार्ज भी कर सकते हैं, तो इसके लिए सफिशिएंट बजट का एलोकेट करना ये भी बड़ा जरूरी है। हमने जेनेरिक प्रोसेस देखा, ठीक है, और हमने ये देखा कि मेनली इंस्पेक्शन में 3 फेजेस हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम फैगन इंस्पेक्शन की बात करें जो कि IBM ने इंस्पेक्शन का एक नया मॉडल या एनहांस्ड टेक्निक प्रपोज की थी, उसमें 6 स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसमें प्लानिंग, ओवरव्यू, प्रिपरेशन, रीवर्क और फॉलोअप। सो ये स्टेप्स जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस किए। आखिर में अदर हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन टेक्निक्स को डिस्कस किया और हमने ये देखा कि मुख्तलिफ केसेस में फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स there are different inspection techniques that can be more appropriate and more suitable. So कोई यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन टेक्निक नहीं है जो कि हर एक टाइप के सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेबल हो। जो जेनेरिक है वो परहैप्स हो सकती है क्योंकि उसमें बड़े बेसिक से स्टेप्स हैं जो कि जरूर इंस्पेक्शन में परफॉर्म होने चाहिए। Let us have a look on what we are going to see in the next lecture. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रिड्यूस्ड साइज या स्कोप इंस्पेक्शन की बात करेंगे जो कि इंस्पेक्शन की मजीद वेरिएशंस है। एक और वेरिएशन फैगन इंस्पेक्शन की जिसको हम एक्सपेंडेड फैगन भी कहते हैं या जिसको गिल्ब इंस्पेक्शन भी कहते हैं, उसको हम देखेंगे वो कैसे काम करता है। फॉर्मल इंस्पेक्शन किया जाता है। फॉर्मल इंस्पेक्शन में आप एक्चुअली अपने सॉफ्टवेयर के कोड को रीड करते हैं, कोड को गो थ्रू करते हैं और वहां पे आप उसमें एरर्स या डिफेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं। सो फॉर्मल इंस्पेक्शन, गिल्ब इंस्पेक्शन एंड रिड्यूस साइज और स्कोप इंस्पेक्शन are going to be the part of our next lecture discussion. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with more details in our coming lecture. Until then, take care of yourself and Allah Hafiz.